तो भाई डाइपोल के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या? डाइपोल के बारे में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि दो चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट हो, दो चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो इस चार्ज के सिस्टम को हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे, विद्युत द्विध्रुव कहते थे, है ना? क्या होता था? दो आवेश होता था, दो आवेश होता था, और ये दोनों आवेश विपरीत चिन्ह के होते थे। याद होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता था तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होता था, ठीक ना? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होता था, और दोनों एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेट होते थे। इसी चार्ज के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? ठीक है, काम चल जाएगा। इधर अब ठीक है, चलो देखो। तो भाई क्या चीज था? सुनिए, शांत हो जाइए। क्या चीज था? दो चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल होना चाहिए, साइन में अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट था, इस डिस्टेंस को हम लोग मानते थे कितना? यहाँ से यहाँ तक L, और यहाँ से यहाँ तक भी L, टोटल डिस्टेंस 12। तो इसी दोनों चार्ज के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत द्विध्रुव। इस द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते थे P। P बराबर मैंने क्या बोला था कि दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच के डिस्टेंस को उसके साथ गुना कर दो, तो ये हो जाएगा क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस P के बारे में आपको बोला गया था कि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। इतनी बातें आपको पता है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसको हम लोग वेक्टर के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है? देखिए इसी पर एक क्वेश्चन कैसा है, इसी पर एक क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके दोनों शीर्ष पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है -2q का, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है +q का, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है +q का। कह रहा है क्या कि यदि इसके बीच का डिस्टेंस है L, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है L, और आपको दिया हुआ है कि Q बराबर दिया हुआ है कितना? कि 1 माइक्रोकूलम है, और L बराबर कह रहा है कितना? कि ये L बराबर जो है ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक ना? तो आपको कह रहा है क्या कि यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कुल 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 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता ज्ञात करें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है? पी नेट के बारे में, कि पी नेट कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर सर डाइपोल नाम का तो कुछ दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वो भी कोई इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है भाई साहब, तो इसको जरा सा ध्यान से देखो कि डाइपोल बनने के लिए हमारे पास दो चार्ज की जरूरत होती है। दोनों चार्ज बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए? दोनों अपोजिट साइन का होना चाहिए। तो अपोजिट साइन तो सर दिख रहा है, एक जगह +q दिख रहा है तो एक जगह -2q दिख रहा है। इस -2q को क्या करो? इस -2q को दो भाग में बांट दो, एक को बोल दो -q और दूसरे को भी बोल दो कितना? कोई दिक्कत है? अब तुमको द्विध्रुव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये पहला वाला द्विध्रुव होगा जिसको तुम बोल सकते हो क्या? P1। और एक ये दूसरा वाला द्विध्रुव है जिसको तुम बोल सकते हो क्या? P2। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको P1 या P2 निकालना होता था, तो आप द्विध्रुव आघूर्ण में P बराबर जो लिखते थे वो दोनों में से कोई एक चार्ज जो कितना है? Q के बराबर में। दोनों में से कोई एक चार्ज जो कितना है? Q के बराबर में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना? L। तो भाई साहब इसको P1 बराबर Q इंटू L लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। दूसरा अगर P2 लिखना है तो देखो P2 बराबर भी जो है वो P2 बराबर भी कितना? दोनों में से कोई एक आवेश Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? L। तो भाई साहब दूसरा जो अगर P2 लिखोगे तो P2 भी कितना लिखोगे? Q इंटू L। ध्यान से देखोगे तो P1 बराबर P2 है जिसको हम लोग P मान ले क्या? P1 बराबर P2 है जिसको हम लोग P मान ले क्या? अगर भाई इसको P मान लोगे तो ये देखो जरा सा
कि अब दिशा का बात करो, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आप P1 देखिए कि इस डायरेक्शन में है नेगेटिव से पॉजिटिव, और P2 देखिए कि इस डायरेक्शन में है नेगेटिव से, और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो भाई ये एंगल भी कितना होगा? अब ध्यान से देखो कि अगर P1 और P2, ये रहा तुम्हारा P1 जो P के बराबर में है, और ये रहा तुम्हारा P2 जो भी किसके बराबर में है? P के बराबर में, और इस दोनों के बीच का एंगल है कितना? तो अगर भाई साहब वेक्टर थोड़ा सा पढ़े हुए हो और डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, P वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम कभी रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। अब देखो कि a के जगह पर भी कितना p का स्क्वायर प्लस दूसरा भी p का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब देखिए कि ये p² रह गया, ये p² रह गया, प्लस ये 2 मिलके p² और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना? और पूरे का पूरा कितना? 2 से 2 कैंसिल होगा, p² और p² बचेगा, कितना हो जाएगा? p नेट बराबर हो जाएगा √3 p², √3 बाहर आएगा, p² में से p। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो कि भाई जो p का मान तुम जाने हो वो हो जाएगा कितना? √3 q इंटू कितना? l। अब देखो ध्यान रखना कि सारे चीज को, जो तुम्हारा q है जो तुम्हारा l है, उसको SI यूनिट में रख करके तुमको डील करना है। तो ये चार्ज है माइक्रो कूलम में, तो माइक्रो कूलम का मतलब 10 का पावर -6, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इस 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 2 × 10 का पावर -2 मीटर, 100 से भाग करेंगे 10 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 10 का पावर कितना? -2। देखो सबका वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? √3 इंटू क्यू के जगह पर कितना? 10 का पावर -6, और एल के जगह पर कितना? 2 × 10⁻²। अगर √3 का वैल्यू 1.73 रख लिया जाए तो इंटू 2 और इंटू 10 का पावर -6 और -2 कितना? -8 हो जाएगा। ये देख लो कितना? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4, 13.46 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट क्या होता है दोस्त? कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। अगर कोई आदमी पूछे आपसे कि डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं बोला था कभी आपको पैरेललोग्राम में कि अगर दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, ये भी P है और दूसरा वाला भी कितना है? P है, तो जो रिजल्टेंट गुजरता है वो ठीक बीच से गुजरता है। बताया हुआ कि नहीं? तो अगर ये भी A है, ये भी A है, और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए, है ना? मतलब P1 से कितने डिग्री पर जाएगा? 30 डिग्री पर जाएगा। इतनी बातें हम लोग डाइपोल में कर चुके थे। पीछे करें। एक डाइपोल देखो ऐसे जो था ना, ऑक्सीजन वाली बातें याद करो, H2O का, है ना? हाइड्रोजन पे एक प्लस, इस हाइड्रोजन पे भी एक प्लस, यहाँ 2 माइनस, तो एक प्लस एक माइनस मिलके एक डाइपोल बनाया, और एक प्लस एक माइनस मिलके एक दूसरा डाइपोल बनाया। इसी तरह से यहाँ पर भी -2q है, +q है, +q है, तो एक -q और +q मिल करके एक डाइपोल बनाएगा। उसका डाइपोल मान लिए क्या? P1। एक -q और +q मिलके दूसरा डाइपोल बनाएगा, जिसका डाइपोल मोमेंट मान लिए P2। अब P1 और P2 निकाले हैं तो देख रहे हैं क्या कि दोनों बराबर ही है, उसको P मान लिए। दोनों कितने डिग्री के एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। वेक्टर लगाए, रिजल्टेंट निकाले, आंसर सॉल्व। क्या कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। अब देखो भाई कि आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी तुमसे 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है अभी जो पढ़ाने वाले हैं। क्या कि जब किसी भी विद्युत द्विध्रुव को, जब किसी भी विद्युत द्विध्रुव को हम क्या करेंगे? किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तब। ठीक ना? तो इसके लिए आप हेडिंग लगाइए। क्या? इसके लिए आप हेडिंग लगाइए कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, ऐसे लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव, एक समान विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव, एक समान विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हम अब द्विध्रुव को क्या करेंगे?
अब हम द्विध्रुव को क्या करेंगे, अब हम द्विध्रुव को क्या करेंगे, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे। अब देखो भाई, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के बारे में मैं तुमको पहले बताया हुआ हूँ क्या, कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र हम लोग समानांतर रेखा बनाते हैं। इक्विडिस्टेंट समानांतर रेखाएं जिसके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, और एक दूसरे के क्या हो, ये समानांतर हो, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। तो अब ये क्षेत्र जो है वो एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, और इसकी तीव्रता हम लोग मान लेते हैं कितनी, ई है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र है और इसकी तीव्रता कितनी मान लेते हैं, ई है। अब इसी में क्या किए, इसी में क्या किए, तो एक विद्युत द्विध्रुव को हम रखते हैं। अब देखो ये विद्युत द्विध्रुव कैसा होगा, तो एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एक दूसरे से कुछ दूरी पर होगा, और इसी दूरी को हम बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है वो L, और यहाँ से यहाँ तक जो ये दूसरी दूरी है ये भी कितनी, क्या किए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में हम किसी विद्युत द्विध्रुव को उठाए और रख दिए। अब देखो क्या होगा, तो तुमको कभी दोस्त बताए हुए हैं कि जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र हो और इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में अगर तुम किसी आवेश प्लस क्यू को रखते हो, प्लस क्यू को रखते हो, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो क्यू ई के बराबर में लगता है, और ये फोर्स विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है। बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, कहाँ से, तो ई बराबर कभी पढ़े थे एफ अपॉन क्यू, है ना। ई बराबर कभी पढ़े थे क्या, कि ये होता है कितना, एफ अपॉन क्यू, और यहीं से निकल के आता है एफ बराबर कितना, क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अनुभव करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अनुभव करता है। इतना बात तो पता होगा कि ये जो फोर्स लगता है वो कितने के बराबर में, क्यू ई के बराबर में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक दो दिन पहले पढ़ाए थे, है ना, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये बताइए आप कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज किसी ना किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा बल। जब बल लगेगा भाई, तो ये बल लगेगा कितना के बराबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, तो इस बल का परिमाण कितना होगा, क्यू ई के बराबर में। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत है। भाई साहब ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी बल लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगती है, विपरीत दिशा में बल लगती है। तो जब विपरीत दिशा में बल लगेगी तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, ये बल भी कितना होगा, क्यू ई के बराबर में। अच्छा अब देखो कि अगर एक ही सिस्टम पर, ये तो पूरा एक सिस्टम है डाइपोल, डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है। अब एक ही सिस्टम पर अगर बराबर बल लगे और विपरीत दिशा में लगे, तो अगर सेम लाइन के अलोंग बल लगेगा बराबर और विपरीत। सेम लाइन के अलोंग का मतलब, मान लो कि ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पे अगर हम इधर के तरफ एक फोर्स लगाएं एफ, और उतना ही अपोजिट फोर्स इधर के तरफ भी लगाएं फोर्स एफ, तो इस बॉडी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको मैं इतना फोर्स से इधर खींचूं और उतना ही फोर्स से इधर भी खींचूं, तो ये यहीं का यहीं रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें अगर हम सीधे सीधे बात कहें तो जो एफ नेट लग रहा है वो एफ नेट कितना लग रहा है, बराबर और विपरीत दिशा में है। तो बराबर और विपरीत दिशा में है तो क्या लग रहा है, एफ नेट 0 के बराबर में। लेकिन भाई साहब जरा सा बात करो कि अगर ये फोर्स सेम लाइन के अलोंग नहीं लगे, मतलब ये भी इसी लाइन रेखा के अनुरूप लग रही है और दूसरा एफ भी इसी रेखा के अनुरूप लग रही है। अब मान लो कि ये है ऐसे, अब इसको मैं इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बराबर फोर्स से खींचूंगा तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बताओ ये डाइपोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, डाइपोल घूमेगा। अब जब भी घूमता है दोस्त, तो घूमने में जो कारक होता है उस कारक को क्या बोलते हैं, टॉर्क। 11th अगर नहीं पढ़े हैं तो इस नाम को आप रटिए, और इस नाम के लिए मैं जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला भी आपको रटना पड़ेगा। अगर 11th में आप सेंटर ऑफ मास रोटेशन पढ़े हैं तब तो आपको ये समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो अब थोड़ा देर देखिए कि अगर जब लाइन सेम नहीं हो तब अगर बराबर और विपरीत फोर्स लगता है तो ये अपने सेंटर के अबाउट क्या होता है, सेंटर के अबाउट ये घूमने लग जाता है। जैसे देखो टॉर्क क्या होता है, तो साइकिल के हैंडल को तुम ध्यान में रखो, साइकिल का हैंडल एक जगह से फिक्स होता है, इधर भी निकली होती है और इधर भी निकली होती है। आप जब हाथ में पकड़ते हैं और आपको घुमाना होता है तो आप क्या करते हैं, एक को अगर इधर खींचेंगे तो दूसरे को धक्का देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब धक्का देंगे तो वो हैंडल क्या होता है, जहां से फिक्स है उसके अबाउट क्या होने लगता है, घूमने लगता है। और घूमने का जो कारक होता है
किसी भी चीज के घूमने के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है उसी कारक को क्या बोलते हैं दोस्त, उसी कारक को बोलते हैं टॉर्क। अब ये देखो कि टॉर्क क्या होता है। तो तुमने कभी कोई रिंच से किसी बोल्ट को खोला है क्या? किसी रिंच से किसी बोल्ट को खोले हुए हो? अगर खोले हुए हो तो तुमको ये बात की जानकारी होगी कि अगर मैं यहां पर किसी बोल्ट को फिक्स कर दूं, अगर मैं किसी बोल्ट को फिक्स कर दूं और यहां से एक रिंच लगाऊं और इसका डंडा छोटा रखूं तो इसको खोलना आसान होगा कि टफ होगा? टफ होगा। अगर मैं इसी रिंच में एक रिंच लगा दूं और इसका डंडा बड़ा रखूं तो खोलना आसान होगा कि टफ होगा? आसान होगा। इसका मतलब कि जिसका जितना छोटा लेंथ रहेगा वो उतना टफ होगा, ठीक ना, और जिसका जितना लंबाई अधिक रहेगा उसको खोलना क्या होगा, उतना आसान रहेगा। तो दोस्त टॉर्क के लिए तुम इसको खोलने के लिए इस पर बल ऐसे लगाओगे कि बल ऐसे लगाओगे, ऊपर की तरफ लंबवत लगाओगे? अगर इसमें रिंच लगा करके हम इसको कितना भी जोर से धक्का दें या कितना भी जोर से खींचें, खुलेगा क्या? टॉर्क लगेगा क्या? तो जब भी कोई भी बल सेंटर से पास करने लग जाए तो टॉर्क उस पर लगता नहीं है। क्यों? कि यहीं से अगर हम इसको खींचते हैं तो भी ये बल सेंटर से पास होने लगता है, और अगर इसको धकेलते हैं तो भी ये बल सेंटर से पास होने लगता है। दोनों ही केस में ये बोल्ट नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब टॉर्क कितना होगा? 0। अब देखो कि अगर हमको टॉर्क निकालना है तो कैसे लगाना होगा इस पे बल? भाई अगर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए इस रिंच पे अगर इसकी लंबाई है L तो इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा हमको। कितना? किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और तब कहता है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी लगाएंगे, टाइट करने में भी टॉर्क ही, खोलने में भी टॉर्क ही। अब देखिए कि अगर आपको टॉर्क निकालना है तो ये टॉर्क का सिंबल होता है, ठीक ना। और ये टॉर्क बराबर क्या कहता है? ये टॉर्क बराबर कहता है फोर्स इनटू लेंथ। अब ये लेंथ और फोर्स कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर तुम परपेंडिकुलर फोर्स लिखोगे तो लेंथ को ऐसे ही लिख दोगे, या अगर तुम टॉर्क बराबर खाली फोर्स लिखोगे तो इनटू तुमको लेंथ को लिखना पड़ेगा कैसा? परपेंडिकुलर लेंथ। मतलब हमेशा जब बल और ये लेंथ ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तब दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? टॉर्क मिल जाता है। बात समझ में आ रही है बात? अब देखो कि जितना अधिक टॉर्क लगेगा किसी चीज पर वो उतना ही आसानी से खुलेगा, जितना अधिक टॉर्क लगाइएगा उतना ही आसानी से खुलेगा। तो भाई इसमें देखो लंबाई ज्यादा लगेगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, अरे लंबाई ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा तो बोल्ट आसानी से खुलेगा। अगर कितना भी लंबा हम रिंच लगा दें और एक बच्चा को बोलने कि भाई साहब, छोटा सा बच्चा जो 8 महीने 9 महीने का है, छोटा छोटा चलना सीखा है एकदम नन्हे नन्हे कदमों से, उसको बोलने कि अब धक्का दो तो ट्रक का बोल्ट उससे खुलेगा क्या? नहीं। तो दोनों चीज जरूरी है, क्या? बल भी और लंबाई भी। तो लेंथ जितना लंबा रहेगा टॉर्क उतना ज्यादा, फोर्स जितना अधिक रहेगा टॉर्क उतना। अब देखो कि इसको खोलने के लिए इस पर टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क के लिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा? टॉर्क बराबर फोर्स इनटू लेंथ, और ये दोनों एक दूसरे से कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं रहे तब कैसे टॉर्क निकाला जाएगा? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं रहे तब कैसे टॉर्क निकाला जाएगा? तो देखो भाई, जो चीज स्केलर है अगर उसका तुमको डायरेक्शन लेना है तो हमेशा उसके अलोंग बाहर की तरफ डायरेक्शन लो। ये लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तुमको हम कभी बताए थे कि एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर इसका डायरेक्शन तुमको लेना हो तो डायरेक्शन कैसे लोगे? बाहर की तरफ, ठीक है। अब सवाल थी क्या कि अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो तब क्या होगा? तो मान लो कि ये एक रिंच है और इस रिंच से एक फोर्स हम लगा रहे हैं एफ, जो ये एफ लग रहा है इससे कितने एंगल पे? अब ये परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर नहीं है। इसके कारण हमको क्या करना है? टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालना है तो तुमको ये बात पता होगा कि किसी भी फोर्स एफ को जो आपसे थीटा एंगल पर है उसको आप फोर्स वेक्टर है तो इसको वेक्टर के जैसे घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं? घुमा सकते हैं। अब बताओ कि घुमा सकते हैं तो जिसके साथ थीटा लगा हो उसके साथ क्या लिखते हो, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हो उसके साथ क्या लिखते हो? एफ साइन थीटा। अब बताओ कि अगर इसका लेंथ भाई ये एल है तो एफ कॉस थीटा के कारण कोई टॉर्क होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? कि एफ कॉस थीटा इसके सेंटर से पास कर रहा है।
और सेंटर से पास करा है तो एफ कॉस थीटा के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा। तो भाई यहां पर अगर तुमको टॉर्क लिखना है तो फोर्स है तुम्हारा परपेंडिकुलर वाला कैसा, और लंबाई है कितना, इसी को तुम एफ एल साइन थीटा थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। टॉर्क समझ में आया कि नहीं आया। टॉर्क निकालने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, फोर्स और इनटू वैसा लेंथ जो लेंथ फोर्स के परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रही है बात, जो फोर्स क्या हो, लेंथ के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए इस सब चीज को मिटा दूं कि रहने दूं, रहने दूं। चलिए ये सब रफ वर्क है, इसको मैं डाल देता हूं इसको, कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें क्या है, रफ वर्क है, ठीक ना, ये रफ वर्क है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि करना क्या है। तो भाई साहब जब भी, सुनिए, जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस पर बलों का एक जोड़ा कार्य करता है। ये बल बराबर है ना। क्या कर रहे हैं कि जब किसी, देखो इसका स्टेटमेंट एकदम लिखना अच्छे से, कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को, जब किसी, अब सीधे लिखेंगे द्विध्रुव तो समझ जाना क्या है, विद्युत द्विध्रुव। जब किसी द्विध्रुव को, जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो बराबर बलों का, तो बराबर बलों का एक युग्म, एक जोड़ा, युग्म मतलब क्या, जोड़ा, एक युग्म उस पर कार्य करता है, उस पर कार्य करता है जो विपरीत दिशा में होते हैं, जो विपरीत दिशा में होते हैं, जो विपरीत दिशा में होते हैं, जो विपरीत दिशा में, जो विपरीत दिशा में होते हैं। देखो भाई क्या किए कि जब भी हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे तो उस पर दो बल काम करना शुरू किया। दोनों बल कैसा है, बराबर है, बराबर है, और दिशा इसकी क्या है, विपरीत है। अब दोनों बल, ये बल जो लग रहा है वो इस रेखा के अनुरूप लग रहा है, और ये वाला बल जो है वो इस रेखा के अनुरूप लग रहा है। अगर एक ही रेखा के अनुरूप ये दोनों बल लगता तब तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं एक ही रेखा के अनुरूप तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दूं, अब मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं तो क्या होगा, घूमने लगेगा। तो अगर एक ही रेखा के अनुरूप दो बल काम करें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बल है ये अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लग रही है, अर्थात इसमें घूर्णन होगा, घूर्णन होगा तो टॉर्क उत्पन्न होगा। अब इसी टॉर्क का परिमाण हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आ रही है। इसी टॉर्क का परिमाण हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो भाई साहब देखो विपरीत दिशा में होते हैं, इतना बात तो क्लियर है तुमको, क्या कि दो बल लगेगा, दोनों बराबर बल होगा, और बराबर बल होगा और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। दोनों ही बल, देखो कि दोनों ही बल अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लग रही है ना। क्या है कि इसमें दोनों ही बल, दोनों ही बल जो है वो क्या है, अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लग रही है। तो जब अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लग रही है भाई, अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अनुरूप लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुरूप जब भी लगेगी अलग अलग रेखाओं के अनुरूप तो होगा क्या, उसमें घूर्णन होगी, है ना, उसमें क्या होगी, घूर्णन होगी, है ना। अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लग रही है, अर्थात, अर्थात ये कि द्विध्रुव में घूर्णन होगी, अर्थात द्विध्रुव में घूर्णन होगी। अब जब घूर्णन होगी, घूर्णन होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क उत्पन्न होगी, घूर्णन होगी, अतः टॉर्क, अतः टॉर्क उत्पन्न होगी, है ना, टॉर्क उत्पन्न होगी। अब जब टॉर्क उत्पन्न होगी तो इस टॉर्क का परिमाण हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। इसी टॉर्क का परिमाण हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो एकदम मैथमेटिक्स इसके बाद,
अब मैथमेटिक्स में क्या था भाई अपने पास, तो डायग्राम में ये कह रहा था क्या, कि डायग्राम में ये कह रहा था कि अपने पास एक विद्युतीय क्षेत्र है जो एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, एक विद्युतीय क्षेत्र है जो कैसा है, एक समान, ठीक ना। अब ये एक समान एक विद्युतीय क्षेत्र है, तो हम लोग क्या माने हैं, इस विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण मान लो कितना, ई, ठीक ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, कि पहले टॉर्क के परिमाण के लिए, टॉर्क के परिमाण के लिए ध्यान देना कि परिमाण के लिए बात कर रहे हैं आप। मान लेते हैं क्या, कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, माना कि एक द्विध्रुव, माना कि एक द्विध्रुव क्यू आवेश, क्यू आवेश का मतलब अब जैसे ही लिखा हो तो समझ जाना, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, क्यू आवेश एवं 2L, क्यू आवेश एवं 2L दूरी से निर्मित है, 2L दूरी से निर्मित है, यदि यदि द्विध्रुव को, यदि द्विध्रुव को, यदि द्विध्रुव को ई विद्युतीय क्षेत्र में, ई विद्युतीय क्षेत्र में, ई विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया हो, थीटा कोण पर रखा गया हो, इसको क्या किए, थीटा कोण पर रख दिए। अब भाई थीटा कोण पे रखने का मतलब क्या हुआ, देखो कि अपना जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव ये रहा तुम्हारा माइनस क्यू, और यहां से इधर मान लो कहीं पर है क्या, प्लस क्यू, इसका सेंटर है ये वाला, ये जो है तुम्हारा ओ पॉइंट है जो द्विध्रुव का क्या है, सेंटर। अब इस द्विध्रुव के बारे में क्या कह रहा है, कि इस द्विध्रुव का जो लंबाई है वो कितना है, 12, तो यहां से यहां तक एल मानेंगे और यहां से यहां तक भी क्या मानेंगे, एल मानेंगे, है ना। इसको कितने कोण पे रखा गया है, तो थीटा कोण पे। थीटा कोण पे रखने का मतलब ये हुआ, थीटा कोण पे रखने का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का दिशा है भाई, वो विद्युत क्षेत्र का दिशा तो ऐसा है, विद्युत क्षेत्र इसी रेखा के अनुरूप में चल रही है, और इससे थीटा कोण बनाते हुए तुमको रखा गया है, तो इससे जब थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है कितना, थीटा। अब आप ये बात बताइए, कि आप यदि ये बात बताइए कि अगर इस पे बल लग रहा है F, यदि इस पे ये बल लग रहा है F, तो ये F बराबर कितना होगा, QE होगा, और विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में होगा। अगर इस पे ये बल लग रहा है F, तो ये F भी कितना होगा, QE के बराबर में होगा, और विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है इतनी बात है। अब देखो कि भाई अगर इस पे बल तो लग रही है, यहां से यहां तक का हमको लेंथ भी पता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम इसके कारण टॉर्क नहीं निकाल पाएंगे, इसके कारण हम टॉर्क नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो कि अगर ये द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव का अगर आघूर्ण मैं बोलूं तुमको लिखने के लिए P, तो P बराबर क्या बोला है, दोनों में से कोई एक आवेश को लो और दोनों आवेशों के बीच की P बराबर Q इंटू 12 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखो मान लो कि प्लस Q के कारण जो इस पर टॉर्क लग रहा है, प्लस Q के कारण जो इस पर टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क को तुम मान लो कि टॉर 1 लग रहा है, ठीक ना। तो मान रहे हैं क्या, माना कि प्लस Q के कारण, माना कि प्लस Q के कारण आरोपित टॉर्क जो होगा, वो आरोपित टॉर्क जो होगा, आरोपित टॉर्क, आरोपित टॉर्क T1 है, आरोपित टॉर्क टॉर्क 1 है। अब देखो कि अगर टॉर्क 1 लिखना है, तो भाई यहां हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर अगर तुम डिस्टेंस का बात करो, तो ये कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा, कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए कि इस वाले त्रिभुज में आप देखिए, इस वाले त्रिभुज में भाई साहब, इस वाले त्रिभुज में अगर इस वाले डिस्टेंस का मैं बात करूं, तो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर लेंथ है, और यही वाला हमको चाहिए, है ना, यही वाला हमको चाहिए। तो जब यही वाला हमको चाहिए, तो ये बताओ कि अगर ये लिखना है ये वाला लेंथ, तो इसको तुम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्यूट करवाओगे कि नहीं करवाओगे। ये देखो एक L को करवाओगे तो इधर आएगा तो L cos थीटा आएगा,
एल कॉस थीटा परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। और अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो ये कितना आएगा, एल साइन थीटा आएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल, एल को घुमा दो इधर एल कॉस थीटा और इधर, और यही वाला जो लेंथ है वो तो ये है। नहीं समझ में ऐसे आ रहा है तो इस ट्रायंगल में तुम देख लो, इस लेंथ को कुछ भी मान लो एक्स, और इसमें अगर तुम लगाओगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स बाय कितना, और यहाँ से एक्स निकल के आएगा कितना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो कि भाई अगर आपको टॉर्क 1 लिखना है, अगर आपको टॉर्क 1 लिखना है तो टॉर्क 1 बराबर लिखिएगा फोर्स। अब फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और इनटू लेंथ लिखते हैं जो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप देखिए फोर्स जो लग रहा है आपका वो कितना लग रहा है, क्यूई, और इनटू जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितना है, एल साइन थीटा। तो ये बताओ इसको हम क्यू ई एल साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। ये हो गए क्या इधर की बात। अच्छा ये बात बताइए, ये बात बताइए कि टॉर्क का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो अगर यहाँ पर मान लो कि कील ठोक दिए हैं और इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। अगर इसको यहाँ पे फिक्स कर दो और इसको इधर की तरफ खींचो तो वो घूम के नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है तुम्हारा कैसा, ये डायरेक्शन है तुम्हारा क्या, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन है क्या तुम्हारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन तुम्हारा घड़ी के दिशा में घूम रही है। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि माइनस क्यू के कारण हमको निकालना है, तो अगर माइनस क्यू के कारण भाई साहब बात किया जाए, अगर माइनस क्यू के कारण बात किया जाए तो ये बताइए परपेंडिकुलर लेंथ ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। परपेंडिकुलर लेंथ तो यही वाला होगा, ये लेंथ तो परपेंडिकुलर है नहीं, ये तो थीटा एंगल पे है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कि अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ होगा एल, तो अच्छा एल ही लिख दिए हैं, अलग वेरिएबल मानो कुछ, ठीक है कुछ नहीं लिखे हैं अभी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर भी अगर आप लिखिएगा साइन थीटा बराबर इस ट्रायंगल में भी, तो आप देखिए कि यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर लेंथ का बात करेंगे तो ये लेंथ हो, और चाहे यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ हो, यही कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये ट्रायंगल बनेगी। तुमको लेंथ कौन सा चाहिए, ये, और ये दोनों तो बराबर ही लेंथ का होगा। अब देखो कि अगर इस लेंथ को तुम x मान लेते हो तो फिर से देखो कि तुम यहाँ पर वही चीज लगाओगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, और यही चीज आएगा, ये भी एल साइन थीटा होगा, है ना। तो एल साइन थीटा होगा तो मान लो क्या, तो मान लो क्या कि यदि 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 माइनस क्यू के कारण, यदि माइनस क्यू के कारण टॉर्क का परिमाण, यदि माइनस क्यू के कारण टॉर्क का परिमाण टॉर 2 है तो, टॉर 2 है तो तुम ये बताओ टॉर 2 बराबर एफ परपेंडिकुलर इनटू लेंथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो कि लेंथ है भाई कितना अपना एल साइन थीटा के बराबर में, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है क्यू ई, वो भी कितना लग रहा है परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स है क्यू ई, और लेंथ कितना एल साइन थीटा। अब आप ये बात बताइए कि इसको भी हम क्यू ई एल साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। जरा सा इसके दिशा के बारे में भी बात हो जाए, तो जरा सा जब इसके दिशा के बारे में बात हो जाए तो आप देखिए फिर से यहाँ पर फिक्स करिए और इसको खींचिए, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इसको फिक्स कर दो और इसको ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाओ तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब ये ऐसे घूमेगा, ये घूम रहा है तुम्हारा यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज, और ये घूमेगा यहाँ पर ऐसे ऊपर जाएगा। ये भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है। तो जब ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है भाई, ये भी डायरेक्शन कैसा है तुम्हारा, क्लॉकवाइज, मतलब जो टॉर्क लग रहा है वो दोनों जगह सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जो टॉर्क लग रहा है तुम्हारा वो दोनों जगह कैसे डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में। ये वाला भी क्लॉकवाइज और ये वाला भी क्लॉकवाइज। तुम ऐसे ही देख लो, ऐसे देख लो कि मैं अगर इसको यहाँ पे फिक्स कर दूं और इसको इधर खींचूं तो ये कैसे घूमेगा, नीचे की तरफ, या इसको पकड़ लूं और इसको खींचूं तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, है ना। तो जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों ही जगह पर पाए क्या कि दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकल रहा है। तो अगर तुमको टॉर्नेट लिखना है, अगर तुमको टॉर्नेट लिखना है, टॉर्नेट लिखना है, घर पे जाओ, डंडा है कहाँ गया, ऐसे देखो, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ये घूमने वाली बात, ऐसे रखो इसको और मैं पकड़ के खींचूं कि तुम आके खींचोगे, मैं ही खींच दूं, इसको खींचोगे तो ये कैसे घूमेगा,
क्लॉकवाइज, या इसको खींचो अपोजिट डायरेक्शन में, अभी भी ये कैसे घूमेगा, है ना, दोनों में तो सेम रोटेशन है, तो दोनों ही स्थिति में कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। और जब भाई क्लॉकवाइज घूम रही है इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब तुम ये बताओ कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो टॉर नेट बराबर टॉर 1 प्लस टॉर 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, क्यों कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर मान ले अपोजिट डायरेक्शन में रहता तब क्या करते, माइनस करते, है ना। तो जब टॉर 1 प्लस टॉर 2 लिखोगे तो टॉर 1 का वैल्यू भी तुम्हारा आया है कितना, क्यू ई एल साइन, और टॉर 2 का भी वैल्यू आया है कितना, क्यू ई एल साइन थीटा। इतना बात तो पता है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 QEL साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको मैं अगर थोड़ा अच्छे से लिख दूं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, तो इसको मैं E को बाहर लिखता हूं, Q को पहले लिखता हूं, 2L को उसके साथ लिखता हूं, और साइन थीटा को सबसे बाहर लिख देता हूं। देखिए तो कोई दिक्कत लिख दी है क्या, और Q इंटू 2L कहीं देखा हुआ लग रहा है आपको, P है। तो भाई जब ये P है तो तुम ये बताओ कि यहीं पर अगर तुमको टॉर्नेट लिखने का मन हो तो तुम इसको PE साइन थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। अब जरा सा बात हो जाए यहाँ पर कि ये टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है, अब ये टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है। तो तुम जरा सा देखो ये चीज कि ये PE साइन थीटा तो लिख दिए, P के बारे में तुमको पता है कि डाइपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर है, डायरेक्शन कैसा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरू से ही पता है कि ये क्या है, वेक्टर, और साइन थीटा तो कुछ वेक्टर स्केलर है नहीं, स्केलर है। तो दो वेक्टर है और प्रोडक्ट में है, तो ये वेक्टर भी हो सकता है। और लेकिन तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का तो डायरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क कैसा है, वेक्टर है। अब जब वेक्टर है भाई, तो वेक्टर है तो तुम जरा सा याद करो कि कभी हम तुमको पढ़ाए थे, कभी हम तुमको पढ़ाए थे वेक्टर में कि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और अगर B क्रॉस A होता था इसको भी AB साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको भी AB साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये दोनों A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर में कभी नहीं होता था, है ना। तो अब अपन को डिसाइड करना ये है कि इस P साइन थीटा को P क्रॉस E लिखें कि E क्रॉस P लिखें। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर तुम बात करो तो ये तो हमको पता है कि ये PE साइन थीटा के बराबर में होगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्यों कि मैं भी इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया और एक दूसरा आदमी भी पकड़ा और क्लॉकवाइज ही घुमाना शुरू किया, तो और तेज तेज घूमने लगेगा कि नहीं घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। तो अगर ये भी क्लॉकवाइज में था Q1 भी, और टॉर 2 भी था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, तो जो टॉर्नेट मिलेगा ये भी मिलेगा क्लॉकवाइज में ही। इतना तो पता है। अब वेक्टर पढ़ाते समय हम तुमको क्रॉस प्रोडक्ट में ये भी बताए थे कि अगर दो वेक्टर है A और B, और तुमको A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए, तो तुम अपने राइट हैंड के 4 उंगली को A से B के तरफ घुमाओ, जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो अंगूठा का डायरेक्शन क्या बताएगा, टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा, है ना, A क्रॉस B का डायरेक्शन बताएगा। तो अब हमको चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पता, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा एडवांसमेंट है वो एडवांसमेंट इस डायरेक्शन को जो फॉलो कर जाएगा वही होगा, है ना। तो तुम देखो कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स का वैल्यू तो तुमको पहले ही से पता है कि नेट फोर्स टॉर्क में कितना लगेगा, 0 के बराबर में लगेगा। अब यहाँ से हमको ये डिसाइड करना है कि P क्रॉस E लिखेंगे कि E क्रॉस P लिखेंगे। हमको ये पता है कि मेरा डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक ना। अब क्लॉकवाइज है तो देखो भाई टॉर्क के बारे में पता कि टॉर्क कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर तुम उंगली को घुमाओगे तो E का डायरेक्शन तुम्हारे पास फिक्स है, E का डायरेक्शन क्या है तुम्हारे पास, फिक्स है। क्यों कि E तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डाइपोल उसके अंदर में घूमेगा, डाइपोल उसके अंदर में क्या होगा, घूमेगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा। तो E को क्या करो तुम फिक्स कर दो उस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर ऐसे कि E को क्या करो तुम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में फिक्स कर दो। तो E तो भाई साहब ये तुम्हारा फिक्स है, E तुम्हारा ये फिक्स है, यहाँ से डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव है P, ये ना है? अब इस दोनों के बीच में हमको पता है कि इस दोनों के बीच में जो है, तो ये चीज जो लगने वाला है आपका, ये चीज जो लगने वाला है वो कैसा लगने वाला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो P से E के तरफ उंगली उठाओ, एडवांसमेंट किधर की तरफ आ रहा है,
अंदर के तरफ, है ना। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका टॉर्क आ रहा है, वो टॉर्क जो आ रहा है वो एडवांसमेंट यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऐसे घूमने वाला है ना। तो इसको P क्रॉस E लिखें कि E क्रॉस P लिखें। तो एक चीज तो ये पता है कि Q इंटू 12P है तो PE साइन थीटा के बराबर में होगा, और PE साइन थीटा के बराबर में होगा तो भाई जब साइन थीटा के साथ आता है तो वो वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। तो टॉर्क नेट का डायरेक्शन का बात करना है, टॉर्क नेट का डायरेक्शन हमको पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखिए, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लिखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो ऐसे घुमाएंगे इसके आगे, जब ऐसे घुमाएंगे P और E को तो एडवांसमेंट किधर जाएगा, अंदर के तरफ, अंदर के तरफ। और अगर ऐसे घुमाओगे तो परपेंडिकुलर किधर आएगा, बाहर के तरफ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रहा है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे पूरा इधर के तरफ, और डायपोल इसमें घूम रहा है कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, वो फोर्स का डायरेक्शन तो कपलिंग ऑफ फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। कपलिंग ऑफ फोर्स का मतलब एफ नेट कितना, जीरो, एफ नेट जीरो। लेकिन दोनों फोर्स जो है वो डिफरेंट लाइन के लॉन्ग लग रहा है, इसका मतलब घुमाएगा, घुमाएगा तो टॉर्क आएगा कैसे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भाई तुम सीधे सीधे जो है सो इस टॉर्क नेट को, इस टॉर्क नेट को क्या लिखना, P क्रॉस E लिख देना। क्योंकि P क्रॉस E जो होगा वो PE साइन थीटा होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाओगे तो ये PE साइन थीटा के बराबर में आ जाएगा। अगर ऐसे घुमाओगे E क्रॉस P तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानो, और P अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे E क्रॉस P तो E क्रॉस P के बारे में तुम सीधे बोलना कि ये टॉर्क जो है वो कैसा घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। क्लियर। क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे बनता है, यही चीज था, यही रिजल्ट तुमको याद रखना है यहाँ तक। ये जो टॉर्क नेट होगा वो कितने के बराबर में, P साइन थीटा के बराबर में। और ये टॉर्नेट को आप ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्नेट जो होगा आपका वो कितना होगा, P क्रॉस E। ठीक है। क्या बोले, वेक्टर F R क्रॉस F ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है सो टॉर्क को R क्रॉस F तो आप लिखिएगा, लेकिन PE के टर्म में हम बात किए हैं अभी, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर तुम यहीं से तुम इसको वेक्टर में लेके जाओगे, ठीक ना, तो लेंथ के जगह पर 12 लेंथ हो जाएगा, और फोर्स कितना, QE के बराबर में। तो परपेंडिकुलर लेंथ तो हम ले ही लिए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या दोनों परपेंडिकुलर में बात करते हैं। तो जब हम लोग लेंथ परपेंडिकुलर ले ही लिए हैं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोनों में से कोई एक काम करिए, या तो आप ये जो बोले थे आपको हम पीछे देखिए कहाँ रफ वर्क गया, ये यहाँ पे, तो इसको या तो हम रिजोल्यूट करवा के परपेंडिकुलर ले लिए, और या इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख लिए R क्रॉस F। तो R क्रॉस F का मतलब क्या, ये वाला डायरेक्शन होता है ना, है। तो ये वाला डायरेक्शन होता है, या तो R क्रॉस F लो या तो रिजोल्यूट करवा के परपेंडिकुलर लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ही ये चीज ध्यान में रखा जाता है क्या, कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लिए हैं इसका मतलब किसी ना किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन था क्या, कि वेक्टर इतना तथा वेक्टर इतना के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें। तो पहले बोला था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसके लंबवत निकल गया। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो, काम हो जाएगा। खैर आपको यहाँ तक PE साइन थीटा तक समझ में आया है कि नहीं आया है, PE साइन थीटा तक समझ में आया है। ये डेरिवेशन में पूछता है, और जैसे जैसे आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, कि भाई साहब दो आवेश है एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर सेपरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो। हाँ, तब एंटी क्लॉकवाइज घूमता, समझ रहे हैं, तब एंटी क्लॉकवाइज घूमता। तो ये देखिए तब डाइपोल मोमेंट भी उल्टा हो जाता कि नहीं, डाइपोल मोमेंट उल्टा हो जाता तो माइनस साइन आ जाता कि नहीं, काम हो जाता। समझ रहे हैं बात, हाँ। अगर इस डाइपोल को ऐसे पलट देते तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता कहानी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो फिर साइन बदल जाता। ठीक है। अब देखो कि अगर इतना याद है तो इस पर एक क्वेश्चन तुम देखना कि दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या। अच्छा ये चीज देख लो कि ये तो टॉर्क टॉर्नेट P साइन थीटा हो गया। अब तुमसे पूछे कि ये इसमें घूमेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेट भी होगा। अब तुमसे पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क कहां पर होगा और मिनिमम टॉर्क कहां पर होगा, ठीक ना। तो देखिए जब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम टॉर्क के लिए और मिनिमम टॉर्क के लिए, तो जरा सा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गया QE E के बराबर में, कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं। डाइपोल भी दिया हुआ है आपके पास, तो ये डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, फिक्स हो गया।
मतलब इसमें डाइपोल दिए हुए डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट नहीं बदलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा, ये दो चीज नहीं बदलेगा। तो भाई अगर अधिकतम डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग बात करें, अगर अधिकतम डाइपोल मोमेंट के लिए बात करें, अधिकतम टॉर्क के लिए, देखो ध्यान से, अधिकतम अधिकतम टॉर्क के लिए, अधिकतम टॉर्क के लिए देखिए कि टॉर्क बराबर क्या पढ़े हैं, पी ई साइन थीटा, पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट, ये दोनों बदलेगा। तो अधिकतम टॉर्क के लिए अगर आपको टॉर्क चाहिए मैक्सिमम, इसका मतलब ये पी ई साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, ये पी ई साइन थीटा का भी वैल्यू कितना चाहिए। अब कह रहा है कि पी नहीं बदलेगा, ई नहीं बदलेगा, इसका मतलब जो साइन थीटा होना चाहिए वो साइन थीटा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम का मतलब साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। मतलब जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा, अतः जब डाइपोल जो ऐसे थीटा पे है वो एकदम ऐसे हो जाएगा, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। बात समझ में आ गया। अगर न्यूनतम टॉर्क के लिए बात करें, अगर न्यूनतम टॉर्क के लिए बात करें, तो अगर न्यूनतम टॉर्क के लिए तुम बात करोगे, देखो अगर तुम न्यूनतम टॉर्क के लिए बात करोगे, तो न्यूनतम टॉर्क के लिए अगर तुम बात करोगे भाई, तो न्यूनतम टॉर्क के लिए तुम जानते हो कि टॉर बराबर जो होता है, वो टॉर बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा, है ना। क्या लिखा रहा है, कितना, पी ई साइन थीटा। अब देखिए कि अगर टॉर चाहिए मिनिमम, इसका मतलब ये चाहिए कि जो आपका पी ई साइन थीटा है, ये पी ई साइन थीटा भी कितना होना चाहिए, मिनिमम। पी और ई नहीं बदलेगा, इसका मतलब जो साइन थीटा चाहिए वो साइन थीटा कितना चाहिए, मिनिमम। और साइन थीटा जब आपको मिनिमम चाहिए, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है भाई, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, कुछ लोग कहेंगे -1। तो -1 में थीटा कितना से क्रॉस करता है, हाँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डाइपोल मोमेंट और थीटा के बीच का जो एंगल रहेगा, वो मिनिमम वैल्यू आपको 0 लेके चलना पड़ेगा। क्यों 0 लेके चलना पड़ेगा भाई, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ 0 से 180 तक जाता है, और 0 से 180 तक में क्या होता है साइन के साथ, तो साइन के साथ होता है क्या कि साइन 0 पे रहता है, 0 90 पे मैक्सिमम और 180 पे फिर मिनिमम, है ना। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जैसे ही तुम देखोगे, तुम देखो तो वेक्टर के जैसे इसको ट्रीट करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट देखो 0 से घूमना शुरू किया, जाते 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 कहां तक जाएगा, 180 तक। अब 180 से जैसे ही बढ़ाओगे तो थीटा छोटा वाला एंगल हो जाएगा कि नहीं, फिर से 180 से घट जाएगा, है ना। तो इसीलिए थीटा कहां से कहां तक, 180 तक। और 0 से 180 तक में देखो दोस्त कि 0 से 180 तक में साइन थीटे का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक ना। मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि यदि यदि द्विध्रुव यदि द्विध्रुव जो हो वो क्या हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। तो जब लंबवत होगा, तो लंबवत होगा तो टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम। और यदि, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 0 के विद्युत क्षेत्र के कैसा होगा, समानांतर। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि द्विध्रुव द्विध्रुव जो होगा वो द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा। देखो ध्यान से, ये बात कुछ लोगों को बाउंस कर गई, बाउंस कर गई। तो ऐसे देखो इसको, ये रहा तुम्हारा क्या, द्विध्रुव। थीटा देखो ये वाला कौन है, बढ़ते 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 90 डिग्री, विद्युत क्षेत्र कैसे, बाहर की तरफ, द्विध्रुव का डायरेक्शन लंबवत। थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। थीटा घटते 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 कितनी हो गई, विद्युत क्षेत्र के, तो जब डाइपोल विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, सीधे 0, मिनिमम का मतलब 0। और जब टॉर्क 90 डिग्री पर रहेगा तो टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम। अब देखो कि कहोगे कि सर जब यहाँ पर 0 हो गया तो फिर डाइपोल को घूमना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम एक बात बताओ कि अगर तुम चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, हम बोल दें स्टॉप, तो क्या तुम वहीं के वहीं रुक सकते हो, अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण थोड़ा सा आगे आओगे कि नहीं आओगे।
तो ये डाइपोल इसके अंदर में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो परपेंडिकुलर पर आया, जैसे ही पैरेलल हुआ तो इस पे टॉर्क लगना बंद हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये जो पहले से यहाँ तक घूम के आया था, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं, कि थोड़ा सा ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा, और फिर जैसे ही घूमेगा इस पर टॉर्क लगना शुरू होगा और ये घूमते 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 ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये नहीं सोचना है कि टॉर्क जीरो मतलब अब ये घूमना बंद हो गया, क्यों कि इस पे काइनेटिक एनर्जी लगेगा, इसको थोड़ा सा भी डेविएट किया, अब थीटा आ गया, थीटा आ गया तो फिर टॉर्क लगना शुरू। समझ में आया बात? तो ये इसके अंदर घूमता ही रहेगा, और ये टॉर्क निकालना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सीख के आइएगा। फिर अगले दिन हम इस पर कुछ सवाल करवाएंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल लाइन कहीं पर निकालना सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरा का पूरा डाइपोल पढ़ के आइएगा। अगले दिन डाइपोल का 5-6 सवाल ही करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना पढ़ के आइए।